अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में स्टार्ट किया हुआ था पढ़ना। तो उसमें हमने बस ये डिस्कस किया था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कौन सी डिजीज़ होती हैं, उसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आती हैं। और मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है कि प्रोटीन यूरिया होता है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होता है, इसके अलावा एडिमा होता है, ठीक है, हाइपरकोएगुलेबिलिटी होती है, हाइपरलिपिडीमिया होता है, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया होता है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था एडिमा हो जाता है पेशेंट में। इसमें ये होता है कि एक्चुअली जब हमारी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है ना सारा ये जीएफआर वगैरह में, तो उसकी वजह से ना हमारी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है किडनी का, और वो फर्दर मतलब देखें एल्ब्यूमिन बाहर निकल गया बॉडी के, ठीक है। उसकी वजह से प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, उसकी वजह से एडिमा हो गया। एडिमा हुआ, फर्दर हमारा जो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने फर्दर क्या किया कि उसने फर्दर सॉल्ट वाटर रिटेंशन करवाना शुरू कर दी। सॉल्ट वाटर रिटेंशन फर्दर हुई, फर्दर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, फर्दर वो ब्लड वॉल्यूम निकलता निकलता फिर बाहर निकल गया इंटरस्टिशियम में। तो एक वक्त आता है हमारा इंटरस्टिशियम कहता है खुदा का वास्ते बस बस कर दो, मेरे अंदर बहुत पानी हो गया है। तो ऐसे ना पूरी बॉडी बंदे की जनरलाइज्ड एडीमिया के साथ प्रेजेंट करती है। उसको हम कहते हैं कि इस पेशेंट को जो है ना जनरलाइज्ड एडीमा हो गया, उसको हम एनासार्का कहते हैं, ठीक है। सो ये वाली कंडीशन आती है इन पेशेंट्स के अंदर। सो इसमें ना हमने ये देखा था कि हम कौन कौन सी डिजीज़ पढ़ते होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो इसमें सबसे पहले जो मिनिमल चेंज डिजीज़ है, ग्लोमेरुलो जो है मिनिमम चेंज डिजीज़ है, और इसके अलावा आपके पास जो है FSGS है, ठीक है। इसको आपने इसका जो है ना एब्रीवेशन भी याद रखनी है। FSGS मीन्स दैट द फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेक्रोसिस, ठीक है। इसके अलावा होती है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और IgA नेफ्रोपैथी, ठीक है। अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डिजीज़ हैं जो प्रॉफ में बार बार आती हैं, वो मिनिमल चेंज डिजीज़ है और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेक्रोसिस है। इनको हम SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और जो बाकी हैं तीनों उनको हम जस्ट डिफ्रेंशिएटिंग देखेंगे चीज़ के इनसे डिफरेंस क्या है, ठीक है। बाकी इन सब में जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स आएंगे जो अभी हमने ये सारे पांचों देखे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिनिमल चेंज डिजीज़ से, ठीक है। सो मिनिमल चेंज डिजीज़ के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें जो चेंज आएगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, छोटा सा चेंज आएगा, इतना बड़ा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है लिपिड नेफ्रोसिस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको लिपिड नेफ्रोसिस क्यों कहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये कि मिनिमल चेंज डिजीज़ इज़ अ बिनाइन डिसऑर्डर, ठीक है। बिनाइन मतलब बहुत ही हल्का सा डिसऑर्डर है, इतना कोई मतलब मैलिग्नेंट और ख़तरनाक डिसऑर्डर नहीं है। ख़तरनाक है लेकिन इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो आप आगे देखेंगे। लेकिन ये जो होता है ना इतना ख़तरनाक नहीं होता, बिनाइन डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, लेकिन किस में, चिल्ड्रन में, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो बच्चों के अंदर केस आता है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मोस्ट फ्रीक्वेंटली, वो यही वाला आता है मिनिमल चेंज डिजीज़ का। और इन पेशेंट्स, इन बच्चों के जब हम किडनी की जो है ना इन बच्चों की जो किडनी है उसको जब हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, ग्लोमेरुलस को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। मतलब जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से ऐसे बच्चों की किडनी को देखते हैं ना, तो हमें वो इतनी मिनिमल चेंज डिजीज़ होती है, इतना छोटा सा चेंज होता है कि हमें लाइट माइक्रोस्कोप में वो नज़र ही नहीं आता। होती वहाँ पे प्रॉब्लम है लेकिन वो नज़र नहीं आती। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसे बच्चों की किडनी को देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। और वो क्या प्रॉब्लम होती है, वो जो हमने 3 फिल्ट्रेशन बैरियर्स के यूनिट्स देखे थे ना, एंडोथीलियम थी, फिर हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, फिर पोडोसाइट्स थे। तो हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं तो वो जो पोडोसाइट्स होते हैं ना, उनकी जो टांगें होती हैं ना, ठीक है, फुट प्रोसेस होते हैं, उनके अंदर हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। लाइट माइक्रोस्कोप में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें फुट प्रोसेस की एफेसमेंट नज़र आती है। एफेसमेंट मीन्स कि वो बिल्कुल फ्लैट हो गए होते हैं, वो उनकी डिस्ट्रक्शन होने की वजह से वो बिल्कुल ना फ्लैट सी अपीयरेंस देना शुरू कर देते हैं। तो उसको हम कहते हैं एफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेस। आपने नहीं लिखना फ्लैटनेस, ठीक है, इस तरह की बोंगियाँ नहीं मारनी, आपने पूरी इसकी जो है वो मतलब जो वर्ड है ना एफेसमेंट ऑफ द फुट प्रोसेसेस वो लिखना है, ठीक है, वो याद करना है। और इसकी जो मोस्ट कॉमन एज होती है वो होती है क्या, 7 ईयर्स, 1 to 7 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो आपके पास जो बच्चे आते हैं ना मिनिमल चेंज डिजीज़ के,
वो 1 to 7 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं। उनकी जब आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हो आपको कुछ नज़र नहीं आता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हो फिर आपको नज़र आती है उनके अंदर प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ। इसकी पैथोजेनेसिस जस्ट आपको कंसेप्ट के लिए पता होना चाहिए क्या होती है, होता क्या है इसमें। मैंने अभी आपको बताया एफेसमेंट हो जाती है फूड प्रोसेसेस की। पैथोजेनेसिस का ना ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि क्या वजह है कि फूड प्रोसेसेस ख़राब हो गए, किसने आगे टांगे तोड़ दी हैं इनकी, समझ ही नहीं आ रही होती हमें, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है कि किसी लिम्फोसाइट ने आके इसको मारा हो, या टी सेल जो लिम्फोसाइट्स होते हैं या सर्कुलेटिंग जो चीज़ें होती हैं उन्होंने आके इनकी टांगों को जो है ना डैमेज कर दिया हो आके। तो ये उन्होंने मतलब हाइपोथेसिस ही रखा हुआ है कि हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, लेकिन होता नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब जब फूड प्रोसेसेस और पोडोसाइट डैमेज हो जाते हैं ना, तो एक बात आपने याद रखनी है ये कि जो नॉर्मली होते हैं ना पोडोसाइट्स, उनके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं ना उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, ठीक है। सो जब पोडोसाइट डैमेज हो जाते हैं तो वो जो नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रहा था और हमारी प्रोटीन्स को लीक आउट होकर बाहर यूरिन में नहीं आने दे रहा था, वो अब वो नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, तो अब क्या होगा, वो प्रोटीन्स जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाएंगी। ये एक्चुअली इसका जो है ना मेन चीज़ होती है। तो इसकी पैथोजेनेसिस में आपने जस्ट ये बात याद रखनी है कि जो है ना सिस्टमिकली कोई भी इन्फेक्शन चल रहा होता है, कोई इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, टी सेल्स बी सेल्स जो होते हैं ना वो डिसफंक्शन हुआ होता है उनका, उसकी जैसे साइटोकाइंस जो होते हैं वो हमारी सर्कुलेट कर रहे होते हैं मतलब ब्लड के अंदर, तो वो आके ना पोडोसाइट्स को आके मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो पोडोसाइट्स का डिसफंक्शन हो जाता है और अल्टीमेटली जो है मिनिमल चेंज डिजीज़ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। दो काम होते हैं कि वही के फूड प्रोसेसेस की एफेसमेंट हो जाएगी और उसकी वजह से जो चार्ज होगा नेगेटिव वाला वो लॉस हो जाएगा और अल्टीमेटली उसकी मैनिफेस्टेशंस आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम इसकी करते हैं मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले हमने ग्रॉस लिखना होता है, फिर माइक्रोस्कोपिक लिखना होता है, फिर हमने किडनी की जो डिजीज़ है ना उसमें याद रखना है, हमने ग्रॉस लिखना होता है, फिर हमने लाइट माइक्रोस्कोप व्यू देखना होता है, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू देखना होता है और फाइनली हमने इम्यूनोफ्लोरेसेंस करनी होती है जिसका हमने पीछे देखा था, ठीक है। ग्रैनुलर और जो है जो बिल्कुल लीनियर था, ठीक है। सो सबसे पहले हम ग्रॉस की बात करते हैं। तो इसमें जो किडनीज़ होती हैं ना वो इनलार्ज होती हैं, ठीक है, बड़ी हुई होती हैं, किडनी बड़ी बड़ी हुई होती हैं और उनके जो स्मूथ कैप्सुलर सर्फेसिस होती हैं, ठीक है। सो ये आपने लिख देना है कि किडनीज़ जो हैं वो थोड़ी सी मतलब माइल्डली इनलार्ज्ड एंड स्मूथ कैप्सुलर सर्फेसिस। इसके अलावा जब कट सेक्शन करते हैं तो हमें जो कॉर्टेक्स होता है वो पेल टू येलो कलर का नज़र आता है इसमें, ठीक है। सो फिर हम बाहर से तो हमें इस तरह से नज़र आ गया ना, उसके बाद जो है ना मतलब थोड़ी सी किडनी लार्ज नज़र आएंगी और कट सेक्शन में जो है ना थोड़ा सा येलो कलर हो जाएगा। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में हमने जो है ना ग्लोमेरुलस को देखना होता है और ट्यूब्यूल्स को देखना होता है। जो ग्लोमेरुलस होता है ना वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है। फिर ट्यूब्यूल्स को हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, तो वो हमें ना थोड़ी सी ना लाइट माइक्रोस्कोप में ट्यूब्यूल्स में थोड़ी सी लिपिड्स की वैक्यूलेशन मिलती है, मतलब हमें लिपिड्स के ना वैक्यूल्स मिलते हैं। तो हमने इस डिज़ीज़ का दूसरा नाम भी ये पढ़ा था ना कि लिपिड नेफ्रोसिस भी हम इसको कहते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में ना हमें लिपिड के वैक्यूल्स नज़र आते हैं जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। सो ट्यूब्यूल्स की हम बात करें तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में हमें लिपिड के वैक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। वो हाइपरलिपिडीमिया होता है ना, उस वजह से लिपिड्स आके वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से नज़र आते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इसमें जो आपने लिखना है वो ये कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या नज़र आएगा, मैंने अभी आपको बताया कि एफेसमेंट नज़र आएगी फूड प्रोसेसेस की, ठीक है। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें कोई इम्यूनोग्लोबुलिन या कॉम्प्लीमेंट डिपॉजिट्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हमने इसकी पैथोजेनेसिस में कोई इम्यूनोफ्लोरेसेंस कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हमने देखी ही नहीं है, पढ़ी नहीं है, तो कहाँ से आएंगे ये, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये होती है कि जब हम ऐसे बच्चों को जो है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं ना तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उनकी जो डिज़ीज़ होती है इसके सिम्टम्स आना बंद हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसके वही हैं, वो 5 चीज़ें जो हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम की देखी थी, ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चों को ना जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं और ठीक हो जाते हैं। ये एक वाहिद डिज़ीज़ है, एक मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट वाहिद डिज़ीज़ है जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से पेशेंट ठीक हो जाता है। बाकी जितनी भी डिजीज़ हैं हम जितनी भी पढ़ेंगे उसमें स्टेरॉइड्स देने से बच्चा ठीक नहीं होगा, मतलब अडल्ट वगैरह कुछ मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपने इसका
पॉइंट याद रखना है मिनिमल चेंज डिजीज़ का कि इसमें स्टीरॉयड देने से बच्चा ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यह है कि मेजॉरिटी विद अ कंप्लीट रिकवरी के मिनिमल चेन डिजीज़ इतनी मिनिमम होती है कि ये रिकवरी की तरफ इजीली चली जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिनिमल चेन डिजीज़। तो मिनिमल चेन डिजीज़ में आपने याद रखना है बच्चों की डिजीज़ है, 7 साल तक होती है, ठीक है। इसमें जो है ना हमें लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ भी नज़र नहीं आता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सब कुछ नज़र आता है, एफेसमेंट नज़र आती है, बिनाइन होता है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी पैथोजेनेसिस में याद रखना है कि कुछ टी लिम्फोसाइट्स वगैरह साइटोकाइंस आके अटैक कर देते हैं पोडोसाइट्स की फूड प्रोसेसेस को। मॉर्फोलॉजी में आपने ग्रॉस याद रखना है कि किडनी थोड़ी सी लार्ज मिलती है, येलो नज़र आती है कट सेक्शन में, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है, लेकिन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है ना लाइट माइक्रोस्कोप में हमें लिपिड के वैक्यूल्स नज़र आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें एफेसमेंट नज़र आती है फूड प्रोसेसेस की, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें कुछ भी नज़र नहीं आता बिकॉज यहाँ पे कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का काम नहीं है। और क्लिनिकल फीचर्स में आपने जो बात याद रखनी है वो ये कि स्टीरॉइड्स देने से ये पेशेंट ठीक हो जाता है। फिर हम बात करते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस, ठीक है। इसके नाम से आपको पता चल रहा है फोकल मतलब किसी खास फोकस पे छोटे से पॉइंट पे होगा। सेगमेंटल मींस के सेगमेंट्स की फॉर्म में होगी प्रॉब्लम, ठीक है। ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस मींस के ग्लोमेरुलस जो है उसमें सेक्लेरोसिस हो जाएगी। सेक्लेरोसिस मींस के ये हार्डनिंग के लिए वर्ड आता है। जहाँ भी हमारी हार्डनिंग हुई होगी ना, सहत हुई होगी जगह, उस चीज़ को हम सेक्लेरोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। सो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय सेक्लेरोसिस ऑफ द ग्लोमेरुलाई। कहाँ पे होगी? सेगमेंट की फॉर्म में होगी या फोकस की फॉर्म में सेक्लेरोसिस होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो कॉजेज़ होते हैं, प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं। प्राइमरी मीन्स के कोई भी इडियोपैथिक कॉज है, कोई हमें नहीं पता कि क्या कॉज है, किस वजह से फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो ये क्या होगा कि किसी दूसरी वजह से जो है ना ये हमारे पास फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस हो गया। मतलब जो पेशेंट्स होते हैं ना HIV एड्स के, उनके अंदर या जो हीरोइन यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है, एज फॉर HIV एज फॉर हीरोइन, इस तरह से याद कर लो। सिकल सेल डिजीज़ के जो लोग होते हैं, ठीक है, इसके अलावा ओबीज जो लोग होते हैं, ठीक है, ओबेसिटी वाले जो लोग होते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स में ये ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी हेरिडिटरी डिजीज़ हो सकती है, लाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशंस हों किसी भी पोडोसिन में, या ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, ठीक है। सो ये हो सकता है IgA नेफ्रोपैथी जो पेशेंट्स होते हैं जिनको, ठीक है, उनके अंदर। तो ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस दो तरह से प्रेजेंट करता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी मीन्स कि कोई इडियोपैथिक कॉज होगी, और सेकेंडरी में मीन्स HIV के जो पेशेंट्स होते हैं, हीरोइन वाले और ओबीज जो लोग होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि IgA नेफ्रोपैथी और ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिजीज़ होती हैं, जो जेनेटिक एसोसिएशन, और सिकल सेल डिजीज़ और ओबेसिटी में भी ये कॉमन होता है। इसकी पैथोजेनेसिस में भी यही चीज़ आती है कि जो फूड प्रोसेसेस होते हैं ना पोडोसाइट्स के, उनकी एफेसमेंट हो जाती है। सो इसमें भी ना दरअसल इंजरी जो होती है ना पोडोसाइट्स की, वो T और B सेल्स की एबनॉर्मेलिटी उसी तरह सेम वही प्रोसीजर होता है, और उसकी वजह से पोडोसाइट्स इंजर कर जाते हैं। और अल्टीमेटली मतलब इसमें ना थोड़ी सी स्वीयर इंजरी होती है पोडोसाइट्स की। मिनिमल चेन में थोड़ी सी डिजीज़ मतलब सिर्फ उनके फूड प्रोसेसेस ख़राब हो रहे थे, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, स्वीयर इंजरी होती है, ठीक है। ये इंजरी जो होती है ना इतनी स्वीयर होना शुरू हो जाती है ना कि अल्टीमेटली वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, और इसी स्कार फॉर्मेशन की वजह से जो है ना अब स्कार फॉर्मेशन की वजह से ही इसका नाम हम सेक्लेरोसिस रखते हैं, ठीक है। सो स्कार फॉर्मेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक थिंग जो यहाँ पे ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस में एक्चुअली हो रही होती है। कि इसमें फूड प्रोसेसेस के साथ साथ जो हमारी एपिथेलियम होती है ना उसकी भी डैमेज होती है, जो एंडोथेलियम होती है उसकी भी डैमेज हो रही होती है। तो एपिथेलियल डैमेज में क्या होता है कि डीजेनरेशन होती है, फोकल डिस्ट्रप्शन होती है, मतलब फोकस एक छोटी छोटी जगह पे जो है ना विजुअल एपिथेलियल सेल्स वहाँ पे डिस्ट्रप्शन होती है, और साथ में फूड प्रोसेसेस भी डैमेज हो रहे होते हैं। और ये जो स्क्लेरोसिस होती है ये किस वजह से होती है कि पता क्या होता है, वो जो मेसेंजियम होता है ना हमारा जो सारा कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, उसमें ना कोलाजनस मैट्रिक्स ज़्यादा जो है ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। आप खुद सोचें कि वहाँ पे कोलेजन इतना ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो गया है, और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, स्वीयर हाइलोनोसिस हो जाती है, स्वीयर सेक्लेरोसिस होना शुरू हो जाती है। अब खुद सोचें जो मेसेंजियम है उसमें सारा मतलब कोलाजनस मैट्रिक्स जमा हो गया है, वो इतना ज़्यादा मतलब उतना डिपॉजिट होता जा रहा है, तो इर्द गिर्द हमारी कैपिलरीज़ पड़ी हुई है ना। अब वो कैपिलरीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा और कैपिलरीज़ के जो ल्यूमेन होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे।
सो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आएगी फ़िल्ट्रेशन वगैरह में। तो इसकी जो मॉर्फ़ोलॉजी होती है ना, उसमें सबसे पहले आपने ये लिखना होता है कि हमें जो है ना वो स्क्लेरोसिस नज़र आती है। स्क्लेरोसिस में आपको क्या नज़र आता है कि वो मैंने आपको बताया कि मेसेंजियम में जो है ना कोलाजनस मैट्रिक्स ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्क्लेरोसिस हो जाती है, हाइलेनाइजेशन हो जाती है, ठीक है, हाइलेनोसिस हो जाती है, हाइलेनोसिस हो जाती है, स्क्लेरोसिस हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, कैपिलरी ल्यूमेन जो होता है वो ऑक्लूड हो जाता है प्रेशर की वजह से, ठीक है। सो ये आपने लिखना होता है, इंक्रीज मेसेंजर मैट्रिक्स, ऑब्लिटरेटेड कैपिलरी ल्यूमिना, ठीक है, एंड द डिपोजिशन ऑफ हाइलिन विच इज़ हाइलिनोसिस, ठीक है। और ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, फोमी लिपिड लेडन माइक्रोफेजेस, ठीक है। ये आपने 4 चीज़ें लिखनी है कि यहाँ पे आपको जो हमारे पास लिपिड लेडन फोम सेल्स होते हैं ना, माइक्रोफेजेस, वो भी आपको नज़र आते हैं, क्योंकि लिपिड्स होते हैं ना, तो लिपिड्स माइक्रोफेजेस खा लेते हैं और वो वहाँ पे फोम सेल्स बना देते हैं। तो ये 4 चीज़ें लिखने के बाद आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लिखनी है, जिसमें सेम वही लिखना होता है कि आपने के जो है ना आपको एसेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस मिलती है। उसके बाद आपने जो है ना उसको इम्यूनोफ्लोरेसेंस जब आप करवाते हो, तीसरी जो आपने लिखनी होती है, सबसे पहले आप लाइट माइक्रोस्कोप लिख लिया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिख दिया, तीसरी जो चीज़ आपने लिखना है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे आपको मिनिमल चेन डिजीज़ में कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं थे। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक आपको IgM एंटीबॉडी मिलती है और दूसरी आपको C3 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन मिलती है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती हैं C1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको C3 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन मिलती है। सो आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है MCQs के लिए, कि यहाँ पे आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाते हो तो आपको C3 एंड जो आपके पास IgM एंटीबॉडी है वो मिलती है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में ना बिल्कुल वो ऑपोजिट हो जाएगा कि जो मिनिमल चेन डिजीज़ थी वहाँ पे हम स्टीरॉइड्स दे रहे थे, पेशेंट ठीक हो गया था। यहाँ पे स्टीरॉइड्स की वजह से पेशेंट ठीक नहीं होता। और ये जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं ना FSGS वाले, ये क्रोनिक किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे स्कारिंग हो जाए, फिर मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, जो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि क्रोनिक किडनी फेलियर में होता है ये सब कुछ, ठीक है। सो ये इसका हॉलमार्क होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द FSGS, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज़ क्या होते हैं, फिर हमने इसकी पैथोजेनेसिस देखी, पैथोजेनेसिस के बाद हमने देखा कि इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कि हमें जो है वो स्क्लेरोसिस मिलती है और वो सब कुछ, ठीक है। 5 पॉइंट्स आपने वो जो 4 पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं वो लिखने हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लिखनी है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस लिखनी है। क्लिनिकल कोर्स में मैंने आपको बताया कि स्टेरॉइड से फ़ायदा नहीं होता और पेशेंट क्रोनिक किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है।